Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure drawing using limit state method. The prerequisites for the subject are IS 800 2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed what is gauge, pitch, end and edge distances, and we've also discussed one drawing sheet on column splicing for equal columns. In this lecture, we'll be discussing column splicing for unequal columns with same flange width. तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो कॉलम का साइज है या जो कॉलम है वो कैसा है, अनइक्वल है. अनइक्वल मतलब कि अब डिफरेंट कॉलम्स हम यूज करेंगे जिनकी जो वेब डेप्थ है या जो ओवरऑल डेप्थ है वो ओवरऑल डेप्थ क्या है, डिफरेंट है. मतलब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ चेक करूं इस कॉलम और नीचे वाले कॉलम की, तो हम देख सकते हैं कि ये जो ये ओवरऑल डेप्थ h1 और h2 है ये डिफरेंट होगी. तो इसीलिए इन कॉलम्स को हम क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल कॉलम्स. आप क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्टोरी हाइट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप कॉलम का साइज डिक्रीज करते जा रहे हैं क्योंकि लोड इस पे डिक्रीज हो रहा है. तो आप एक टाइप से सेविंग कर रहे हैं मटेरियल की. बट इसमें हमें क्या देखना होता है, क्योंकि कॉलम जो है h1 इज नॉट इक्वल टू h2, ये तो हमें समझ आ गया कि h1 जो है वो h2 के इक्वल नहीं है. बट कुछ एक चीज है जो इक्वल है और वो क्या है, फ्लैंज विड्थ. तो फ्लैंज विड्थ यहाँ पे b1 हमारे पास जो है और b2 जो हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे देखें b1 और b2 ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या यूज करें, h1 इज नॉट इक्वल टू h2 बट b1 फ्लैंज विड्थ दोनों कॉलम्स की क्या है, सेम है. तो इससे क्या फायदा होता है कि जो कवर है, कवर प्लेट, वो आपकी एक ही डायमेंशन की लगेगी थ्रू आउट, क्योंकि कवर प्लेट की विड्थ जो है वो सेम रहेगी. यहाँ पे भी फ्लैंज विड्थ सेम है और यहाँ पे भी फ्लैंज विड्थ सेम है, तो कवर प्लेट की विड्थ क्या रहेगी, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी. अब जब आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं दो डिफरेंट साइज के कॉलम्स और आप उनको एक के ऊपर एक स्प्लाइस करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या यूज करने होंगे, पैकिंग और लाइनिंग प्लेट्स, या फिर इनको और क्या बोला जाता है, फिलर प्लेट्स. तो आप फिलर प्लेट्स यूज करेंगे. फिलर प्लेट्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कॉलम छोटा है. अगर मैं और स्पेसिफिकली लिखूं इसको, तो मैं लिख सकती हूँ कि h1 जो है वो छोटा है किससे, h2 से छोटा है. तो अगर सपोज करें हम नंबर ले लें, तो इसको मैं बोल देती हूँ ये कितना है, 350 है और h2 कितना है, 400 है. तो जो कॉलम ऊपर है उसकी विड्थ कितनी है, 350. जो कॉलम नीचे है उसका ओवरऑल डेप्थ कितनी है, 400. तो हमारे पास कितना स्पेस खाली बच गया, जो एम्प्टी स्पेस हमारे पास बचता है वो हो जाएगा 400 माइनस 350. अब 400 माइनस 350 मीन्स 350 मीन्स 50 mm. तो आपके पास 50 mm की स्पेस जो है वो दोनों कॉलम्स के बीच में बच जाएगी इस डायमेंशन के अलोंग. तो आप कवर प्लेट कैसे लगाएंगे, कवर प्लेट लगा के आपने उसके बाद क्या करने हैं, बोल्ट्स भी लगाने हैं. तो इस स्पेस को फिल करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, पैकिंग और लाइनिंग प्लेट्स या फिर फिलर प्लेट. ठीक है. अब इसका साइज कैसे डिसाइड होगा, साइज सिंपल है, दोनों साइड पे आप डालेंगे. यूनिफॉर्म रखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे फिलर प्लेट्स डालेंगे या पैकिंग प्लेट्स डालेंगे. तो ऑब्वियसली साइज ऑफ द फिलर प्लेट्स कितना हो जाएगा, फिलर प्लेट का साइज क्या हो जाएगा, 50 mm डिवाइडेड बाय 2. तो दैट इज इक्वल टू 25 mm. ये हमने सिंपल मैथमेटिक्स से और लॉजिक से कैलकुलेट किया है. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में 400 और 350 लिया था. अगर कोई और डायमेंशन होगी तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फिलर प्लेट की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन में आपको फिलर प्लेट की डायमेंशन नहीं दी हो सकती, तो उस केस में आपको इसकी थिकनेस खुद कैलकुलेट करनी होगी. ये तो हो गई बात फिलर प्लेट्स की जो साइड पे दे रखी है, जो रेड से हमने शो करी है. आप देख सकते हैं कॉलम का फ्लैंज जो है वो ग्रीन से शो हो रहा है, कवर प्लेट पर्पल से शो हो रही है और जो रेड से हम शो कर रहे हैं वो क्या है, आपकी फिलर प्लेट. उसी तरह से जब आप देख रहे हैं कि ये कॉलम के जो फ्लैंजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली
प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगानी पड़ती है, एक और प्लेट जिसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट या फिर बेयरिंग प्लेट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जो कॉलम का लोड है वो पहले इस प्लेट पे आता है और फिर इस प्लेट से किस पे जा रहा है, नीचे वाले कॉलम पे जा रहा है। तो इसको लगाने का ये फायदा है कि जब आपके फ्लैंजेस एक दूसरे के ऊपर अलाइन नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली अलाइन नहीं हो रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रीन वाला फ्लैंज थोड़ा सा शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है और ब्लू वाला फ्लैंज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट है, तो यहाँ पे लोड ट्रांसफर नहीं होगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ताकि लोड अच्छे से ट्रांसफर हो सके, इस केस में हम क्या यूज करते हैं, एक और प्लेट जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। अब आप इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट यूज कर रहे हैं, आप कॉलम, एक कॉलम यूज कर रहे हैं, आप दूसरा कॉलम यूज कर रहे हैं, तो लोड सिंपली तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल्स यूज करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं येलो में। तो आप एंगल यूज करते हैं और इस एंगल का क्या नाम दे देते हैं, क्लीट एंगल। सो क्लीट एंगल क्या करता है, क्लीट एंगल का काम है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट और कॉलम को जॉइन करना और उसकी हेल्प से लोड को ट्रांसफर करना। तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट को कैसे लोड ट्रांसफर करेगा, विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल। और ये क्लीट एंगल और क्या इंश्योर करेगा, पहले तो लोड ट्रांसफर इंश्योर किया इसने, और नेक्स्ट क्या इंश्योर करेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है और जो कॉलम है वो अपनी पोजीशन पे रहे, तो पोजीशन से ना इधर उधर मूव करे। तो उस केस को भी कौन, उस चीज को भी कौन इंश्योर कर रहा है, क्लीट एंगल। तो एक क्लीट एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अबव द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट लगा है, वैसे ही एक और क्लीट एंगल कहाँ लगा होगा, बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। सिमिलरली वेब के दूसरी साइड, ये हमारा वेब है, वेब के दूसरी साइड अबव द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट एक और क्लीट एंगल होगा और नीचे की साइड को भी एक और क्लीट एंगल होगा। तो आप कितने क्लीट एंगल्स लगा रहे हैं, 4। तो 4 क्लीट एंगल्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोड है वो ट्रांसफर हो सके और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है और जो कॉलम्स हैं ये सारे क्या रखें, एक पोजीशन में रहें, जिस पोजीशन में आप इसको चाहते हैं। पैकिंग प्लेट्स क्या कर रही हैं, पैकिंग प्लेट्स जो एम्प्टी स्पेस है कवर प्लेट और फ्लैंज के बीच में छोटे कॉलम के, उसको फिल कर रही है ताकि एम्प्टी स्पेस ना रहे और आपका बोल्ट जो है वो अच्छे से लोड ट्रांसफर कर सके। सो ये आपके वेरियस एलिमेंट्स थे जब आप अनइक्वल कॉलम्स यूज करेंगे, बट आपकी फ्लैंज विड्थ क्या है, सेम है। फ्लैंज विड्थ सेम होने का फायदा क्या है कि आपका जो कवर प्लेट है उसकी विड्थ जो है थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो अब क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा आइसोमेट्रिक व्यू से कि हम कैसी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। Draw the front and side elevations of a column splicing arrangement from the following data. Lower column is ISHB 400 at the rate 806.4 Newton per meter. Next is upper column. ISHB 350 at the rate 661.2 Newton per meter. कवर प्लेट जो आपको दे रखी है, दोनों साइड पे कवर प्लेट लगेगी, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, 500 mm by 250 mm by 25 mm. डायमीटर ऑफ बोल्ट्स इज 20 mm. क्लीट एंगल्स, यहाँ पे आपको क्लीट एंगल्स की डायमेंशन दे दी है। ISA एंगल को हम ISA से डिनोट करते हैं, 75 by 75 by 8 mm. थिकनेस ऑफ फिलर प्लेट्स, थिकनेस ऑफ फिलर प्लेट्स जो है ये एक ऑप्शनल डेटा है। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको भी पीछे कैलकुलेट करके दिखाया कि आप फिलर प्लेट की जो वैल्यू है थिकनेस, आप उसको डिटरमिन कर सकते हो और डायमेंशन उसकी कितनी हो जाएगी, इजीली कैलकुलेट करने के पॉसिबल है। तो थिकनेस ऑफ द फिलर प्लेट इज 25 mm। ये ऑप्शनल डेटा है। कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको ये डेटा ना दिया हो, आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे लिखा है कॉलम कंसिस्ट्स ऑफ 2 I sections of unequal sizes
ये भी अगेन एक ऑप्शनल डेटा है जो आपको समझाने के लिए दिया गया है, बट फाइनल एग्जाम में आपको ये लाइन नहीं लिखी होगी। आप कैसे समझेंगे कि 2 कॉलम्स है? यहाँ पे इन कीवर्ड्स से लोअर कॉलम एंड अपर कॉलम, ये आपको बता रहा है कि 2 डिफरेंट कॉलम्स है, और आप इनका अगर डायरेक्टली साइज देखेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों कॉलम्स कैसे हैं, अनइक्वल साइजेस के हैं। सो मेन जो आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, वो लोअर कॉलम, अपर कॉलम, कवर प्लेट, डायमीटर ऑफ द बोल्ट एंड क्लीट एंगल दिया होगा। बाकी 2 डेटा क्या है? ऑप्शनल है। सो लेट्स सी, स्टील टेबल से अगर हम देखें IS HB 350 6621, तो IS 350 IS HB 350 6621, उसकी डायमेंशंस हैं 350, उसका डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन, फ्लैंज विड्थ 250 mm है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF 11.6 है, थिकनेस ऑफ वेब इज 8.3 और गेज वैल्यू 140। वैसे ही IS HB 400 806.4, तो इसकी डायमेंशंस है, डेप्थ ऑफ द इंटायर सेक्शन is 400, width of the flange is 250, thickness of flange is 12.7, thickness of web is 10.6 and gauge is again 140 mm। तो ये सारा डेटा मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। इसी तरीके से आप भी ये सारा डेटा अपनी शीट पे समराइज कर लेंगे, ताकि आपको बार बार स्टील टेबल ना देखना पड़े, आपके पास डेटा एक ही जगह पे हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, आप डायरेक्टली सिंबल्स यूज कर सकते हैं। H इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, TF इज इक्वल टू, TW इज इक्वल टू एंड G इज इक्वल टू। और आपको ये ध्यान रखना है कौन सा कॉलम के डायमेंशंस हैं ये, जो हमने स्टील टेबल से लिए। अब आती है बात पिच और गेज कैलकुलेट करने की। तो इसमें एक डाउट जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक रो में 6 बोल्ट्स हैं और 2 रो हैं बोल्ट्स की। तो ये क्या है? ये अजम्पशन है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटा में दे नहीं रखा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ईज के लिए कि 2 रोज है और या 2 कॉलम्स आप बोल सकते हैं, 2 कॉलम्स हैं और 6 बोल्ट्स इन ईच कॉलम। सो ये हमने क्या किया है? ये डेटा हम अज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही जब आप क्लीट एंगल की बात कर रहे हैं तो हम क्लीट में अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों लेग्स पे आप कितने बोल्ट्स लगा रहे हैं? 3 बोल्ट्स लगा रहे हैं, 3 ईच। तो ये भी क्या है? अजम्पशन है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर डेटा गिवन नहीं होता है, तो ये सब हमें क्या करना होता है? अज्यूम करना होता है। अगर आप एग्जाम में चाहें तो आप कोई और वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हैं, 3 कॉलम्स एंड 4 बोल्ट्स ईच, या जो भी आपको सूटेबल लगे। सो लेट्स कैलकुलेट द पिच एंड गेज। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ 2 कॉलम्स ऑफ बोल्ट्स विद 6 बोल्ट्स इन ईच कॉलम। सो हमारे पास मिनिमम स्पेसिंग, अगर हम पिच और गेज की बात करें तो पिच कैलकुलेट कर लेते हैं। पिच विल बी इक्वल टू P मिनिमम, कितना है हमारे पास? 2.5 D। क्लॉज 10.2.2 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो D क्या है हमारे पास यहाँ पे? 20 mm। सो D इज 20 mm, तो 2.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 mm। नेक्स्ट आता है P मैक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू 12T और 200 mm होनी चाहिए। सो 12T, T कौन सा होगा? T मिनिमम होगा और 200 mm। तो 12T कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 इंटू T इज द मिनिमम थिकनेस इन तीनों में से जो मिनिमम थिकनेस होगी, तो फ्लैंज की मिनिमम थिकनेस या फिर फिलर प्लेट की थिकनेस या फिर कवर प्लेट की थिकनेस। तो अगर हम देखें, फिलर प्लेट इज 25 mm थिक, कवर प्लेट भी 25 mm थिक है, और जो फ्लैंज है हमारा वो है 11.6 mm थिक। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी टी मिनिमम की, वो कितनी हो जाएगी? 11.6। So this calculates to be equal to 139.2 mm। तो अब हमारे पास है या तो 139.2 mm ले या फिर 200 mm ले, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कौन सी है
लेस है, तो लेसर वैल्यू ऑब्वियसली 139.2 है, तो पी मैक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 139 mm। तो अब हमें एक पी सिलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू 139 से कम हो पर 50 mm से ज्यादा हो। तो ईज के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, अब अजम्पशन यहाँ पे ब्लाइंड अजम्पशन नहीं है, यहाँ पे अजम्पशन हम इस रेंज के विद इन करेंगे। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि P किसके इक्वल है 55 mm। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब आप पिच अज्यूम करेंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक तो हम कोशिश करते हैं कि पिच लोअर वैल्यू के आसपास ही रहे। दूसरा कि जो कवर प्लेट है, कवर प्लेट का जो डायमेंशन है उसको ध्यान में रखते हुए, कवर प्लेट की हमारे पास लेंथ है 500 mm, 500 mm है, हमारे पास 6 बोल्ट्स हैं। तो हमें देखना होगा कि कितनी क्या क्या डायमेंशन आने वाली है। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पिच कितनी अज्यूम करी है अभी 55 65 mm। यहाँ पे मैंने थोड़ा वेरिएशन कर दिया है, ये कितना अज्यूम कर रहे हैं हम 65 mm। अब आता है एंड और एज डिस्टेंस। अगर हम मिनिमम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला है 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर। तो हमारे को पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, होल डायमीटर। डी एच हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 दैट विल गिव मी 22 mm। तो डी एच की वैल्यू आ गई 22 mm। अब मैं यहाँ पे अगर मिनिमम एज डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो 1.5 इंटू 22 mm विच इज इक्वल टू 33 mm। ई मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ई मैक्स विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स टी मिनिमम इंटू अपसाइलम। अगर हम देखें तो अपसाइलम विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई अंडर द रूट। और एफ वाई की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए कितनी होती है 250 होती है, तो यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 1। सो आई कैन राइट 12 इंटू टी मिनिमम। टी मिनिमम क्या रहेगा, अभी हमने पीछे देखा था टी मिनिमम वॉज 11.6। so T minimum is equal to 11.6 into epsilon which is equal to 1. So this calculates to be equal to 139.2 mm. So E minimum और E max की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E की। So E should be greater than E minimum and E should be less than E maximum। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करनी है वैल्यू। अगर हम E मिनिमम देखें तो दैट इज 33 एंड E मैक्सिमम देखें तो दैट इज 139। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं E की वैल्यू इक्वल टू 55 mm। सो E कैन बी अज्यूम्ड इक्वल टू 55 mm। अब मैं इस वैल्यू पर कैसे पहुंची, इसके लिए हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले एक एज डिस्टेंस आएगा इस एज से लेके इस बोल्ट तक, फिर इन दो बोल्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम पिच ले रहे हैं, इन दो बोल्ट्स के बीच में डिस्टेंस को अगेन हम पिच ले रहे हैं। फिर आता है अगेन एज डिस्टेंस, इस एंड ऑफ द कॉलम्स तक हम क्या लेंगे एज डिस्टेंस। फिर बीच में आएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट की वैल्यू। फिर अगेन आपके पास इस फर्स्ट बोल्ट तक आएगा एज डिस्टेंस, फिर इन दो बोल्ट्स के बीच में आएगा पिच, दोनों बोल्ट्स के बीच में अगेन पिच, और फिर लास्ट में आपके पास क्या आएगा एज डिस्टेंस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एज डिस्टेंस प्लस पिच प्लस एज डिस्टेंस प्लस, अगर मैं डी डैश बोल दूं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट की थिकनेस को, प्लस एज डिस्टेंस प्लस पिच प्लस एज डिस्टेंस। और ये टोटल लेंथ किसके इक्वल है, कवर प्लेट की लेंथ के इक्वल विच इज इक्वल टू 500 mm। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा 500 mm के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंसाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 4E प्लस 4 टाइम्स P प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के
वैल्यू की थिकनेस इज इक्वल टू 500 mm। तो हम देख सकते हैं हमने अज्यूम करा था 4 टाइम्स ई, तो हमें फाइंड आउट करना है। हमने अज्यूम करा था 4 टाइम्स, पिच को कितना अज्यूम किया था 65 mm, और डी डैश हमें गिवन है, डी डैश इज इक्वल टू 20 mm, सो दिस इज इक्वल टू 500 mm। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ई की वैल्यू आती है 220 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 55 mm। तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। आप क्या कर सकते हैं, आप पिच अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हमने करा 65 mm अज्यूम, और उसके बाद इस कैलकुलेशन से, बेसिक लॉजिक से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ई की वैल्यू कितनी हो, ताकि ये सारा सम, टोटल सम किसके इक्वल हो जाए, कवर प्लेट की लेंथ के इक्वल हो जाए। सो उसके उस लॉजिक से हमने ई कितना कैलकुलेट कर लिया 55 mm। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये 55 mm क्या हमारी रेंज के विद इन फॉल कर रहा है। 55 mm हमारी रेंज के विद इन फॉल कर रहा है, सो हमने क्या अज्यूम कर लिया अब, E इज इक्वल टू 55 mm। सो ये तरीका है वैल्यूज कैलकुलेट करने का। अब देखते हैं एलिवेशंस, जो हमारा एक्चुअल में ड्राइंग में काम है करने का। तो फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। इस डायरेक्शन से जब मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो मुझे ये कॉलम दिखाई दे रहा है ISHP 350 एट द रेट 661.2 न्यूटन पर मीटर। ये अपर कॉलम है, जो भी छोटा कॉलम होगा वो हमेशा क्या होगा, अपर कॉलम। अगर उन्होंने सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 करके आपको डिटेल्स दी है, तो छोटा कॉलम हमेशा ऊपर वाला कॉलम होगा और बड़ा कॉलम हमेशा नीचे वाला कॉलम होगा। सो आप देख सकते हैं जो अपर कॉलम है उसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है 350 mm, ये हमें स्टील टेबल से पता चली है। फ्लैंज थिकनेस कितनी है 11.6 mm। अब नीचे वाले कॉलम की बात करते हैं। लोअर कॉलम के कॉलम है ISHP 400 एट द रेट 806.4 न्यूटन पर मीटर, और इसकी ओवरऑल डेप्थ है 400 mm, फ्लैंज थिकनेस है 12.2 mm। हम देख सकते हैं 400 mm की विड्थ ज्यादा है और 350 की विड्थ कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बीच का जो स्पेस है वो हम किससे फिल करेंगे, फिलर प्लेट से फिल करेंगे, या फिर पैकिंग प्लेट से, या लाइनिंग प्लेट से, जिसकी वैल्यू हमने, जिसकी थिकनेस हमने कैलकुलेट करी थी इक्वल टू 25 mm। तो हमने ये रेड कलर से यहाँ पे शो कर दिया है फिलर प्लेट को। अब हमें पता है कि हमें क्या डालना है, क्लीट एंगल्स डालने हैं। क्लीट एंगल डालने के लिए आप देख सकते हैं एक क्लीट एंगल ऊपर है, एक क्लीट एंगल नीचे है। आप यहाँ देख सकते हैं एक डबल लाइन बना रखी है, क्योंकि थिकनेस ऑफ द क्लीट एंगल को भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। तो थिकनेस यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करी है, पर थिकनेस कितनी है 8 mm। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो ये जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस किसके इक्वल है, 8 mm के इक्वल है। अब हमने अज्यूम किया था कि हम जो क्लीट एंगल है उसमें 3 बोल्ट्स लगाएंगे। तो क्लीट एंगल में हमने 3 बोल्ट्स लगाए हैं। अब उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें फिर से वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। तो एज डिस्टेंस तो हमने उतना ही रखा, एज डिस्टेंस 55 mm ले लिया। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो छोटा कॉलम है उसकी क्लियरेंस कितनी है, उसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है 350 mm। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लीट एंगल है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द क्लीट एंगल शुड बी लेस देन h1। h1 क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द अपर कॉलम। अब इससे तो छोटा ही होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे क्लीट एंगल फिट आएगा। तो ये विड्थ कितनी है 350 mm है। तो 350 mm से हमारा जो क्लीट एंगल है इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि दोनों साइड से हम क्लियरेंस कितनी दे देंगे, हम क्लियरेंस 50 mm की दे देंगे ईच। दोनों साइड से आपने कितनी क्लियरेंस दे दी 50 mm की। तो आपकी लेंथ ऑफ IS से कितना हो गया, जो भी एंगल आप दे रहे हैं उसकी लेंथ हो गई 350 माइनस 100, क्योंकि आपने इधर से भी कितना छोड़ा, इधर से भी 50 mm की क्लियरेंस दे दी, और इधर से भी कितने की दे दी 50 mm की क्लियरेंस दे दी। तो जब आप दोनों साइड से 50 mm की क्लियरेंस दे रहे हैं तो आप कितना माइनस कर देंगे 100 mm, और आपके पास वैल्यू आ गई 250 mm। तो अब हमने ये अज्यूम कर लिया
कि लेंथ ऑफ ISA, लेंथ ऑफ द क्लीट एंगल विल बी इक्वल टू 250 mm। तो ये हमारी अजम्पशन होगी सबसे पहली। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से इसके एज डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो एज डिस्टेंस, क्योंकि आप बोल्ट लगा रहे हैं 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी द फर्स्ट, ये एक एज डिस्टेंस हुआ, ये आपके पास गेज आ गया, ये भी क्या आ गया, गेज आ गया, और ये भी क्या आ गया, एज डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। तो हमने क्या किया है, हमने एज डिस्टेंस को सेम रखा। एज डिस्टेंस कितना रखा, 55 mm। 55 mm अगर मैं एज डिस्टेंस रख रही हूँ, जैसे हमने पहले इस केस में अज्यूम करा है एज डिस्टेंस को कितना, इक्वल टू 55 mm, तो मैंने यहाँ पे भी वही वैल्यू ले ली है। तो अब अगर हम देखें तो मेरे पास इक्वेशन बनती है E प्लस G प्लस G प्लस E इज इक्वल टू 250 mm, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू 250 mm। तो अगर हम यहाँ मार्क कर दें तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 250 mm। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2E प्लस 2G इज इक्वल टू 250। तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 55 है आपके पास। G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G की वैल्यू विल बी इक्वल टू 70 mm। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि वैल्यू ऑफ गेज आपने कितनी देनी है। तो क्या वैल्यू ऑफ गेज हमने कितनी दे दी, इक्वल टू 70 mm। क्लियर। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो आपने एज डिस्टेंसेस तो मेंशन करना है, बट ये पैकिंग प्लेट को नहीं भूल जाना है। मोस्ट बुक्स में ये पैकिंग प्लेट की जो डायमेंशन है इसको इग्नोर कर दिया गया है, बट हम नहीं इग्नोर करेंगे। ये पैकिंग प्लेट की डायमेंशन 20 mm, सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट की जो डायमेंशन है 20 mm, ये आपको कंसिडरेशन में लेके आनी है, और तभी आपका टोटल सम कितना बनेगा, 500 mm। तो ये है आपकी फ्रंट एलिवेशन। जब आप सामने से देख रहे हैं, आपको एक क्लीट एंगल ऊपर दिखाई दे रहा है, एक क्लीट एंगल नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर का कॉलम दिखाई दे रहा है, नीचे का कॉलम दिखाई दे रहा है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई दे रही है, साइड पे आपको पैकिंग प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, और उसके बाहर पूरी जगह पे हमें 2 कवर प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। तो आपका जो फ्रंट एलिवेशन है वो इस तरीके से बनेगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है जब आप ये डायमेंशनिंग करेंगे इसकी, तो वो डायमेंशनिंग लिखने के लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन शो करनी होंगी। दिस इज द फ्रंट एलिवेशन। अब बात करते हैं साइड एलिवेशन की। तो जब मैं साइड एलिवेशन की बात करती हूँ तो हमने देखा था फ्रंट एलिवेशन में ये डायमेंशन 350 थी और नीचे वाली डायमेंशन 400 थी, बट साइड एलिवेशन में तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैंज दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि जो पर्टिकुलर केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें फ्लैंज की जो डायमेंशन है वो दोनों कॉलम्स के लिए क्या है, सेम है। तो फ्लैंज यहाँ पे कितना है, ऊपर वाले कॉलम का भी 250 mm है, नीचे वाले कॉलम का भी 250 mm है। अब गेज डिस्टेंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वो कितना है, 140 mm, जैसा कि हमें स्टील टेबल में गिवन था। अब जब आप यहाँ से देख रहे हैं, साइड एलिवेशन देख रहे हैं, मतलब मैं कहाँ से देख रही हूँ, मैं इस डायरेक्शन से देख रही हूँ। जब मैं इस डायरेक्शन से देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मुझे कवर प्लेट दिखाई दे रही है, ऊपर मुझे अपर कॉलम दिखाई दे रहा है, नीचे मुझे लोअर कॉलम दिखाई दे रहा है। तो वो हमें दिखाई दे रहा है, साथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें बोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो वेरियस पिचेस एंड एज डिस्टेंसेस पे दिख रहे हैं, जो मैंने मार्क कर दिए हैं यहाँ पे। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ करी है। ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे हमें वेब मिलेगा। इस फ्लैंज के पीछे क्या दिखेगा हमें, वेब। तो यहाँ पे ये एक डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे पीछे क्या है, वेब है। तो ये डॉटेड लाइन हम देख सकते हैं थ्रू आउट दिस ड्राइंग हमें बना के दे रखी है। ये बीच में हमने डॉटेड लाइन से क्या शो करी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट भी हमें दिखाई दे रही है, ये भी हम किससे शो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से, क्योंकि डायरेक्टली तो हमें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे डायरेक्टली तो आपको नहीं दिखाई दे रही है, बट अगर ये प्लेट कवर प्लेट नहीं होती तो इसके पीछे मुझे क्या दिखाई देनी थी, एक 20 mm थिक
डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई देनी थी रेड से जो मैंने मार्क करी है यहाँ पे। अब सिमिलरली आपको डॉटेड लाइन से क्या शो करने हैं, क्लीट एंगल्स। एक क्लीट एंगल ऊपर है, यहाँ पे ये क्लीट एंगल हमें दिखाई दे रहा है, एक नीचे का क्लीट एंगल दिखाई दे रहा है। ये हो गई वेब के लेफ्ट हैंड साइड की बात। अगर हम वेब के राइट हैंड साइड की बात करें तो अगेन मुझे एक क्लीट एंगल दिखाई देगा और यहाँ पे भी क्या, नीचे भी क्या दिखाई देगा, क्लीट एंगल। तो क्योंकि सारे क्लीट एंगल सेम डायमेंशन के हैं, आपको 75/75/8 का दे रखा है, तो आप ये 4 क्लीट एंगल्स शो करेंगे डॉटेड लाइन से। अब जब हम देख रहे हैं तो हमें 3 बोल्ट्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैं इस साइड से देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ एक बोल्ट दिखाई देगा, क्योंकि सारे बोल्ट्स क्या है, सेम लेवल पे हैं। आपने जो यहाँ पे बोल्ट्स मार्क करे हैं वो सेम लेवल पे मार्क करे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ एक बोल्ट दिखा रहे हैं। अब इस बोल्ट पे आपको देखना होगा कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी, डिस्टेंस, एज डिस्टेंस तो हम नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्योंकि 75 mm का है आपका जो क्लीट एंगल है, उसकी एक लेग की लेंथ है 75 mm। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिनिमम एज डिस्टेंस है वो कितना है, 33 mm। तो हम क्या करेंगे, हम एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे। हम बीच में यहाँ पे जब हम दे रहे हैं तो मैंने अज्यूम किया है कि इस रूट से आपका जो डायमेंशन है वो 35 mm है, और जो रिमेनिंग 32 mm है वो कहाँ से है, आपका एज से है। सो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करके ला रहे हैं, ताकि सॉरी ये 33 mm है और वो 32 mm है, ताकि आपका टोटल सम कितना हो जाए, 75 mm। ये भी थिकनेस 8 mm इससे और माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे थिकनेस है, बट हम इस पॉइंट से ले रहे हैं, वेब से ले रहे हैं, तो वेब से 35 mm है और दूसरी साइड से 32 mm है। तो ये कैलकुलेशन आपको लिखनी है। वेब थिकनेस ऑफ द अपर कॉलम इज 8.3 mm and वेब थिकनेस ऑफ द लोअर कॉलम इज 10.6 mm। सो ये सारी डायमेंशंस आपके पास क्लियर होनी चाहिए अपनी शीट पे। सो जब आप फाइनली अपनी शीट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वेरियस कलर्स यूज करे हैं, बट एक्चुअल में हमारी शीट कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। आप कवर प्लेट्स ड्रॉ करेंगे, जो फिलर प्लेट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है उसको हैचिंग कर देंगे उसमें, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, एंड ऑब्वियसली डायमेंशनिंग की जाएगी उसकी। आप क्लीट एंगल्स को इस तरीके से शो करेंगे। बोल्ट्स हम यहाँ पे जो आपको सामने से बोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं उनको आप प्लस से शो करेंगे, और जो आपको इस तरीके से बोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो आप एक लाइन, सिंपल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। So this is how the front elevation and side elevation of a column splicing will look like if the two columns are of unequal size but with same flange width. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.